नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। और ये मेरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पार्ट 3 और लास्ट ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने टोटल स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 100 क्वेश्चन को लिया है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। क्या कह रहा है ओथेलो इज रिटन। ओथेलो किसके द्वारा लिखा गया? सॉरी, ओथेलो इज डैश। ओथेलो है क्या? तो ओथेलो एक है आपका ट्रेजेडी, दुख भरा जो होता है उसको मैं ट्रेजेडी कहता हूँ, यानी सभी ट्रेजेडी कहते हैं। आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है? मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? लेखक के आपको नाम बताना है। तो याद रखेंगे आप, टी.एस. एलियट के द्वारा ये लिखा गया है। टी.एस. एलियट को हम लोग थॉमस स्टर्न इलियट पूरा नाम से जानते हैं। थॉमस स्टर्न इलियट को हम लोग, इसीलिए इसके लेखक जो हो जाएंगे वो टी.एस. एलियट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके इसमें भैया। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल का यानी नॉवेल जो होता है उसको हम लोग उपन्यास बोलते हैं, और मॉडर्न नॉवेल के जो है फादर वो कौन हो जाएंगे? ठीक, तो आपको याद रखना पड़ेगा इनका जो पूरा नाम है, मैं आपको लिख देता हूं। हेनरी फील्डिंग, याद रखेंगे। फील्डिंग इनका पूरा नाम है, हेनरी फील्डिंग ये इनका पूरा नाम है। जिनको फादर ऑफ नोवेल कहा जाता है, मॉडर्न नॉवेल का पिता कहा जाता है इनको। ये हो जाएगा आपका आंसर। फील्ड पूरा शॉर्ट में नेम दिया हुआ है इसका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 74। क्या कहता है? पमेला वाज रिटन। पमेला जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये याद रखेंगे, रिचर्डसन के द्वारा पमेला लिखा गया है। बस आपको याद रखना है। प्राइड्स एंड प्रोड्यूस वाज रिटन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्राइड्स एंड प्रोड्यूस ये आपको लिखा गया है जॉन ऑस्टन के द्वारा। ये रहे आपके जॉन ऑस्टन, ये इनके द्वारा लिखा गया है प्राइड्स एंड प्रोड्यूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 आइए। डेविड कॉपरफील्ड, ये जो डेविड कॉपरफील्ड हैं ये वाज रिटन बाय डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया? तो ये चार्ल्स डिकेंस, ये पूरा नाम इनका होता है चार्ल्स डिकेन। ये चार्ल्स डिकेन के द्वारा ये लिखा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है 76 क्वेश्चन? कहता है पिक एंड विक पेपर्ड वाज रिटन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको लिखा गया है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे पूरा आंसर। चलिए, पिक एंड विक पेपर्स वाज रिटन ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ही लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा डिकेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 78। अनटचेबल एंड कुली ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको मुल्क राजा आनंद के द्वारा लिखा गया है। अनटचेबल एंड कुली ये इसके क्या है? राइटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सरपेंट एंड रॉप वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपको राजा राव के द्वारा ये आपको लिखा गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो राजा राव जो थे उन्होंने सरपेंट एंड ड्रॉप लिखा था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग इज रिटन बाय। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अरुंधति राय हैं।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक। देखिए क्वेश्चन नंबर 81। आइए क्वेश्चन नंबर 81, ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान को कैसू आपको याद रखना पड़ा, जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है, ठीक ना। तो चलिए पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो पंजाब के निकट होकर के जाता है, पंजाब के निकट है, ठीक ना। तो आप याद रख सकते हैं उसके लिए आप खुशवंत सिंह को, ठीक ना। खुशवंत सिंह पंजाब, सॉरी, खुशवंत सिंह ट्रेन से पाकिस्तान गए थे, आपको याद रखना पड़ेगा। खुशवंत सिंह ट्रेन से पाकिस्तान गए थे, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। आप याद रखिए, तरीका ढूंढिए याद रखने का, क्योंकि आप एक बार रट लीजिएगा कोई चीज़ आपको याद नहीं होगा, तरीका ढूंढिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। आइए देखते हैं, अ बेंट इन गंगेज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपको मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपको याद होगा कि आपका प्रोज सेक्शन में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, वो उसके जो राइटर हैं वो मनोहर मालगोनकर हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मनोहर मालगोनकर ने कौन सा चैप्टर लिखा है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, आर्म्स एंड, 83 में आर्म्स एंड मैन इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जीबी साव के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा तेज़ी में बढ़ते हैं आगे, ताकि क्वेश्चन पूरा 100 है, टाइम बहुत कम है। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे, आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो उसके बारे में क्वेश्चन है, यानी कब हुआ था, किस इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश के समय में हुआ था कि मिडिल इंग्लिश के समय हुआ था कि मॉडर्न में कि ओल्ड नॉन ऑफ दीज, किसके समय में जो है से डेवलपमेंट हुआ था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के? तो याद रखना पड़ेगा आपको, मॉडर्न इंग्लिश में याद रखिए 1476, और जो थे लाने वाले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विलियम कैक्सटन, आपको बताए भी थे, याद रखना पड़ेगा। विलियम कैक्सटन लेकर आए थे 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कहाँ लेकर आए थे? सबसे पहले इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, आइए क्या कह रहा है 85, तुगलक इज रिटन बाय, तुगलक के जो लेखक हैं वो कौन है? तुगलक जो है वो लिखने वाले लेखक हैं वो कौन है? तो ग्रीस कर्नाड, आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो ग्रीस कर्नाड है इन्होंने तुगलक लिखा है। आइए देखिए, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, ये मैंने आपको बताया भी है, पढ़ा भी होगा आपने। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज ये जाना जाता है कैसे, किसके लिए जाना जाता है? मॉडर्न इंग्लिश में जाना जाता है, ओल्ड इंग्लिश, द ग्रेट बबल शिफ्ट। याद रखिए आपको, द ये जो है ग्रेट बबल शिफ्ट होगा, इसका आंसर हो जाएगा। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज द ग्रेट बबल शिफ्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हमको 100 क्वेश्चन देखना है जो कि भी आए हैं, बस इतना पढ़ लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी। चलिए आइए, रिपीटेड क्वेश्चन है आई थिंक, फिर भी देखेंगे। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ऑफ डैश वर्ड, ड्रामा जो है वो किस वर्ड से निकल के आया है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ग्रीक वर्ड से निकल करके आया है। आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, बट देखेंगे आप। आइए देखते हैं, द रोमांटिक रिवाइवल ऑफ ऑफन एसोसिएटेड विथ, जो रोमांटिक रिवाइवल है वो अक्सर एसोसिएटेड विथ, ठीक ना, ये देखा जाता है। तो ये इसके जो राइटर हैं कौन है? ये राइटर हैं इसका विलियम वर्ड्सवर्थ, याद रखेंगे कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। केवल इसमें आपको केवल और केवल लेखक के नाम याद रखना पड़ेगा बस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पार्सियन, अंग्रेजी जो है वो क्या है? संस्कृत और
पर्शियन से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यंग है। इस सब के सामने में, संस्कृत और पर्शियन के सामने में अंग्रेजी बहुत बच्चा है, बहुत यंगर लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यंग। आइए क्वेश्चन नंबर 90, मैकेबेथ एंड जूलियस सीजर। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि मैकेबेथ एंड जूलियस सीजर इसके जो राइटर हैं वो कौन होंगे। आपको कमेंट में बताइए कि इसके जो राइटर हैं वो कौन होंगे। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही ऊपर में देख चुका। आइए, द ग्रेट बबल शिफ्ट टुक पैलेस ड्यूरिंग। ग्रेट बबल शिफ्ट कब हुआ था, किस इंग्लिश में, तो याद रखना पड़ेगा आपको, मॉडर्न इंग्लिश में ये ग्रेट बबल क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो अंग्रेजी बोला जाता है वो क्या होगा, ठीक ना। तो आजकल जो इंग्लिश है वो आपका न्यू इंग्लिश जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग इसके इंग्लिश की वैरायटी हो रहा है, यानी बदल रहा है इंग्लिश। जैसे कि अमेरिका इंग्लिश तो अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, इंडियन इंग्लिश में भी कुछ बदलाव हो रहा है। तो धीरे धीरे इसकी वैरायटी में चेंज आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यू इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आपके इसके पर ये रहा, इंग्लिश इज यूज इन चाइना। चाइना में याद रखेंगे आप लोग, चाइना में जो इंग्लिश है उसको कैसे बोला जाता है, याद रखेंगे आप लोग, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में चाइना में ये अंग्रेजी बोला जाता है, ठीक ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फॉरेन लैंग्वेज। आइए क्वेश्चन नंबर 94, मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स आर इन नोवेलिस्ट। ये कहाँ के नोवेलिस्ट थे, ठीक ना। तो याद रखेंगे मार्क एंड ट्वेन, हेनरी जेम्स, ये जो दोनों लेखक थे वो अमेरिका के थे, भारत के नहीं थे। याद रखेंगे, ये नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा है कि इंडियन तो है नहीं, इसीलिए ये हो जाएंगे अमेरिकन। आइए क्वेश्चन नंबर 95, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 95। आइए देखते हैं, कहता द मिडिल इंग्लिश है डैश डायलेक्ट, यानी आपको बताना क्या है, मिडिल इंग्लिश के पास कितना डायलेक्ट्स हैं, ठीक ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मिडिल इंग्लिश के पास कितने डायलेक्ट्स हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, 5 डायलेक्ट्स हैं मिडिल इंग्लिश के पास। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं, मैंने आपको बताया भी है कि कौन कौन 5 डायलेक्ट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं, डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग ऑफ इंग्लिश, क्या अंग्रेजी को और ज़्यादा सिंप्लीफाइंग, सरल बनाने का प्रयास किया, हेल्प किया, मदद किया। आइए देखते हैं, बाइबल, बाइबल आपको ये और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया, इंग्लिश को हेल्प किया। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन नंबर 97, हु रोट हैकडी बेडी फिन, ये इसके जो राइटर हैं ये कौन है, ये इसके राइटर बताना है, आपको नाम बताना है। इसके राइटर होंगे मार्क ट्वेन। अभी मैंने आपको जो बताया था अमेरिकन राइटर थे, मार्क ट्वेन जो थे वो कहाँ के राइटर थे, अमेरिका के राइटर थे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, गोल्ड स्मिथ एंड श्रीडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द डैश, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, गोल्ड स्मिथ एंड श्रीडन मेड द कंट्रीब्यूशन, ये दोनों के कंट्रीब्यूशन से क्या बना था, ये एक नॉवेल है, याद रखेंगे ये एक नॉवेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 99, ओल सोइंका इज अ पोएट ऑफ डैश, ये कहाँ के पोएट थे, देखिए ये
तो नाम से ही स्पष्ट है ये नाइजीरियन कवि थे, नाइजीरियन पोइट थे, ठीक ना। तो ये आपको याद रखेंगे, ये क्या थे, नाइजीरियन पोइट थे, नाइजीरियन कवि थे। आइए और आज का क्वेश्चन नंबर 100 ये रहा आपके स्क्रीन पर। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज बाय, ओल्ड इंग्लिश को किस तरह से करेक्टराइज किया गया है, तो ये ओल्ड इंग्लिश को आप करेक्टराइज किया गया है इन सेक्शंस के द्वारा, ठीक ना। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपने 100 ऑब्जेक्टिव देखा जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के था। जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने अभी दिया सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका भी आए। बस आपको इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। बिहार बोर्ड में आप इसको नोट्स बना कर रख लीजिए या वीडियो देखते रहिए, जब भी आपका टाइम मिले, मौका मिले, आप इसको 5 मिनट 10 मिनट सोते समय भी इस वीडियो को देखिए, और ताकि आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर ध्यान में आ जाएगा कि इसका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। थैंक यू।